हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर तो महज एक ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। पूरी दुनिया ने यह देखा कि कैसे पाकिस्तान की धरती पर मौजूद आतंकवाद के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया, बल्कि नक्शे से ही मिटा दिया गया है। आतंक को कुचलने के लिए कुल 23 मिनट ही काफी थे। भारत में बनी ब्रह्मोस ने रात में भी पाकिस्तान में ऐसा गरजा कि पाकिस्तान को दिन में तारे नजर आने लगे। ये वही मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता ने पाकिस्तान में हाय तौबा मचा रखा है और रहम रहम की भीख इस वक्त पाकिस्तान मांग रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री भुज एयरबेस पहुंचे। उन्होंने यहां पर जवानों से मुलाकात की है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जवानों का मुंह भी मीठा कराया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भुज में यह सिर्फ बयान नहीं था, बल्कि पाकिस्तान को खुली चेतावनी भी थी। वो आपको सुनाएंगे कि उन्होंने भुज से सीमा पार बैठे आतंकियों के आकाओं को और वहां के हुक्मरानों को क्या संदेश दिया है कि वो पूरी तरह एक बार फिर से घबरा गए हैं। अब आपको बताते हैं ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान और चीन और तुर्की से भीख में मिले फूके हुए कारतूस और मिसाइल के दम पर कूद रहा था, जो हवा में ही लहराकर जमीन पर धाराशायी हो गया। भारत के डिफेंस सिस्टम और मेक इन इंडिया मिसाइल ने ऐसी तबाही मचाई है कि उसके हथियार के मलबे कबाड़ में भी नहीं बिक रहे हैं। भुज पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हुंकार भरते हुए कहा कि हम दुश्मन के किसी भी कोने तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। ऐसे में इस बात का पाकिस्तान को अब कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि भारत सिर्फ कहता नहीं, भारत करके भी दिखाता है। क्योंकि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर का ट्रेलर देख चुका है। जितनी देर में लोग नाश्ता पानी करते हैं, उतने ही वक्त में दुश्मनों को निपटा दिया गया है। यह तो अभी ट्रेलर था, ऑपरेशन सिंदूर की पूरी पिक्चर अभी बाकी है। पहले जरा सुनिए रक्षा मंत्री ने भुज में पाकिस्तान पर कैसे बरसे हैं, सुनाते हैं आपको, फिर अपने खास मेहमानों के साथ इसी पर चर्चा करेंगे। यह वह सिंदूर है जो सौंदर्य का नहीं बल्कि संकल्प का प्रतीक है। यह सिंदूर खतरे की वह लाल लकीर है। यह सिंदूर खतरे की वह लाल लकीर है जो भारत ने अब आतंकवाद के माथे पर खींच दी है। साथियों, एक और बात मैं यहां साफ कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखाई है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भुज दौरे को लेकर चर्चा करेंगे, क्या मायने है इसके, क्या संदेश पाकिस्तान को दिया गया है। हमारे साथ कई मेहमान इस पर जुड़ रहे हैं। अनंत अमित नेता हैं बीजेपी से, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप त्रिपाठी कांग्रेस से जुड़ेंगे। कर्नल मनोज कुमार डिफेंस एक्सपर्ट, संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार है, रमन सैनी जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन का सबसे पहले रुख कर लेते हैं और रमन से जानेंगे कि रमन, बड़ा कार्यक्रम, बड़ी बातें और इस बात का कहना कि ये जो सिंदूर है वो सौंदर्य का नहीं संकल्प का प्रतीक है, क्या दर्शाता है, क्या मैसेज रक्षा मंत्री द्वारा यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। तमाम सैनिकों का हौसला अफजाई किया है, उनमें आत्मविश्वास पूरी तरह से भरा है, उनका मुंह मीठा करा है, जिसकी तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं। रमन। हाँ बिल्कुल किरण, देखिए जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भुज का दौरा था या फिर उनका श्रीनगर का दौरा था या फिर हम कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आदमपुर एयरबेस का जो दौरा था, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय सेना ने जो कारनामा 6 और 7 तारीख की मध्यरात्रि को किया है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, वो न केवल एक साहसिक कदम था बल्कि दुनिया ने इस भारतीय सेना का लोहा जो है वो मान लिया है। और इसीलिए देश के पहले प्रधानमंत्री आदमपुर एयरबेस पर जाते हैं, वहां पर एयर वॉरियर्स के साथ मुलाकात करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, उनका हौसला अफजाई करते हैं और उनकी तरफ से जो पराक्रम कर दिखाया गया था पाकिस्तान में सन 1971 के बाद पहली बार उनकी पाकिस्तान की धरती पर जाकर जो है वो मिसाइल दागे, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में पूरी तरीके से तो हम कहें कि एक ऐसी चीज थी जो आज से पहले कभी जो है वो नहीं हुई थी। सन 1971 के बाद की बात करें तो भुज का दौरा जो था उसमें
उसमें राजनाथ सिंह ने ये स्पष्ट कर दिया कि देखिए अभी एक तो उन्होंने सबसे पहले जो वहां पर एयर वॉरियर्स मौजूद थे वायुसेना अध्यक्ष के सामने उनकी जो है वो तारीफ की, वायुसेना चीफ जो है उनकी भी तारीफ की, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन सिंदूर रचा गया और उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत के कई इलाकों को निशाना बनाते हुए हमला किया, उस पर जब भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई हुई तो उसमें भारतीय वायुसेना का बहुत बड़ा रोल था। और इसीलिए अगर हम देखें तो एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की गई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से। एक तरफ अगर हम देखें चेतावनी दी गई है, मुनीर को चेतावनी दी गई है। रमन, मैं आऊंगी आपके पास। कर्नल मनोज कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संजीव श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं। स्वागत है आप लोगों का। और कर्नल मनोज कुमार, जो यहाँ पर तस्वीरें सामने आ रही है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही, चाहे पीएम मोदी का सैनिकों से मुलाकात करना हुआ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मुलाकात करना हुआ, एक तरह से एक अद्भुत तस्वीर भारत के जवानों के साथ नजर आ रही है। उनका हौसला अफजाई करते हुए, उसमें किस तरह से उनके मनोबल को और बढ़ावा देते हुए हमारे देश के शीर्ष नेतृत्व पहुंच रहे हैं, देख के अच्छा लगता है। लेकिन इन सब के बीच में डिफेंस मिनिस्टर का ये कहना कि ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है, ये क्या दर्शा रहा है? ये सिर्फ पाकिस्तान को इसमें मैं कॉन्टेक्स्ट में नहीं, ये पूरी दुनिया को क्या दर्शा रहा है? कितना बड़ा मैसेज, कर्नल मनोज कुमार, भारत की भूमि से गूंज रहा है पूरी दुनिया में? देखिए, सबसे बड़ा मैसेज पूरी दुनिया में ये गूंज रहा है कि वो जो पाकिस्तान है, मिस इन्फॉर्मेशन के बल पर अभी तक खड़ा है। उनकी आर्मी जो हार के भी अपने आप को दिखाती है कि वो जीत गए, बहुत खराब बात है। और जो उन्होंने टारगेट्स बताया कि हमने ऐसा कर दिया वैसे कर दिया, जो मिस इन्फॉर्मेशन उसको हमने अभी इन अपने विजिट्स के द्वारा नेस्त नाबूद कर दिया। मैं आपको ये बताऊं कि हमारे सैनिकों का मनोबल बहुत ऊंचा है, बिकॉज उनको मालूम है हमने क्या किया है। उनके सैनिकों का बुरा हाल है। तो उस मामले में अगर देखें तो अब हमें ऐसा करके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। जो उन्होंने बोला हमने ये बर्बाद किया, वो बर्बाद किया, सब हमने दिखा दिया उनको, सही सलामत है। ये बहुत आवश्यक है। ये मिस इन्फॉर्मेशन का दौर है, तो उसमें हमें विजयी दिखना है। उसके लिए हमें मिस इन्फॉर्मेशन नहीं करना है, हम सही हैं उसको हमें समझ के चलना। जी अनंत, अमित जी, जिस तरह से राजनाथ सिंह आज भुज में पहुंचते हैं और कई अहम बातें वहां पर सैनिकों को की जाती है, उन सैनिकों को ही वो बातें नहीं थी, वो पाकिस्तान में रह रहे आतंकियों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश था। ये संदेश था कि आगे पाकिस्तान कुछ भी सोच रहा हो तो वो सोचने से भी डरे, सोचने से भी कांपे। और इन सब के बीच में कई सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जैसे कि चिनाब नदी का जो डैम के दरवाजे हैं उनको बंद कर दिया गया है। वाटर स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक तो भारत लगातार करता आया है, सर्जिकल स्ट्राइक कर चुका है, वाटर स्ट्राइक पर पूरी भारत की नीति तैयार हो चुकी है। IMF को लेकर भी जिक्र किया गया कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पाकिस्तान को फंड दिए जा रहे हैं उस पर दोबारा से विचार करना चाहिए। भारत इसकी सहमति में कभी भी नहीं था। गोइंग फॉरवर्ड, अनंत अमित जी, आपको क्या लगता है, क्या तस्वीर बदलती देखने को मिल सकती है? जम्मू कश्मीर में अभी भी कुलगाम की बात की जाए तो वहां पर भी सेना का ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। आतंकियों का खात्मा करना टॉप प्रायोरिटी बनी हुई है और वो बनी होनी भी चाहिए। निश्चित तौर पे कंचन जी, जिस तरीके से माननीय राजनाथ जी का जो बयान आया है, इससे पूर्व भी भारतीय सेना के अधिकारियों ने भारत के, हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए ये कहा भी था। और विगत 10 तारीख के बाद से जिस तरीके से देश में एक माहौल बना और हम बार बार, हमारी सरकार और हमारे सेना के अधिकारी ये कहते रहे कि ये सिर्फ अल्प विराम है, ये पूर्ण विराम नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा और जारी है। और जिस तरीके से पाकिस्तान को हमने सबक सिखाया है, ये आगे भी सिखाएंगे। हमारा संकल्प है कि हम अपने धरती से आतंकवाद को खत्म करेंगे। इसके लिए तमाम देश भी जिस तरीके से हमारे साथ खड़ी है, उस बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कंचन जी मैं कहना चाहता हूं, ये बुद्ध का देश है, युद्ध शुरू नहीं करना चाहता। ये राम का देश है, रावण का अहंकार बर्दाश्त नहीं करना जानता। ये जैन मुनियों का देश है जो अहिंसा को पूजता है। ये कृष्ण का भी देश है जो न्याय के लिए सुदर्शन चक्र चलाता है। ये देश वीर सपूतों का है जो जान हथेली पर रखकर चलता है। ये देश तपस्वियों का है जो श्राप भी देता है और
आशीर्वाद भी देता है। ये देश अपने विरासत को अच्छी तरह पहचानता है। ये देश न झुका है, न झुकेगा, न झुकना जानता है। ये देश विशेष है, जो हमसे टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। ये हमारे संकल्प है, हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का संकल्प है। हमारे सैनिकों के साहस और उसके साहस को हम जितने भी सैल्यूट करें वो कम है। और जिस तरीके से हमारे साहसी कदम से हमारे देश के सैनिकों ने, तीनों सेना के सैनिकों ने जिस तरीके से पाकिस्तान को बताया है। और कंचन जी, मैं बताना चाहता हूं, आज बड़े ही हास्यास्पद स्थिति थी कि पाकिस्तान में हम लोगों ने सुना था कि 21 तोपों की सलामी दी जाती है। आज पाकिस्तान में 21 तोपों की सलामी दी गई है और वहां के सेना ये कह रहे हैं कि हमने भारत को हमने सिखाया है। ये बड़ा ही आश्चर्य है। और उसके बाद जिस तरीके से अमेरिका करण के जी, पाकिस्तान के स्टेटमेंट्स को सीरियसली लेना ही नहीं चाहिए। मुझे लगता है बिल्कुल, उन्हें हमें बिल्कुल। कोट भी नहीं करना चाहिए। वो इतने इररिलेवेंट स्टेटमेंट होते हैं। कैसे दोबारा से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में वो पैसे मांग रहा है, कैसे चीन की तरफ देखता है, कैसे भीख टर्की मांग रहा है कंचन जी, की just तरफ like a देखता है, भीख। अजरबैजान की तरफ किस तरह देख रहा है। संजीव श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, मैं जियोपॉलिटिकल नैरेटिव आपसे इस वक्त समझना चाहती हूँ और पाकिस्तान को कॉन्टेक्स्ट में रखकर समझना चाहती हूँ। टर्की का पाकिस्तान को समर्थन मिलना, चीन का खुले तौर पर पाकिस्तान को समर्थन मिलना, अजरबैजान का समर्थन मिलना, इन सब के बीच में इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर का अफगानिस्तान ऑक्यूपाइड बाय तालिबान, उसके मिनिस्टर से बात करना। आप देखिए, इतने सालों बाद, डेकेड्स बाद, अगर किसी पॉलिटिकल लेवल पर ऐसी बातचीत हो रही है और जब तालिबान ये कहता है कि पहलगाम में जो कुछ हुआ उसका पूरी तरह से उसको बुरा लाइट में तालिबान ने दिखाया है, वो क्या दर्शा रहा है? किस तरह से पाकिस्तान अपने ही कंट्री में, जो बलूच ने आवाज उठाई है, बलूच तो अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर चुका है, घिरता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है। इंटरनेशनल फोरम पर इस वक्त आप कैसे जियोपॉलिटिकल नैरेटिव को बदलते हुए देख रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ? लेकिन कुछ ऐसे भी मुल्क हैं जो इस आतंक को सपोर्ट करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। देखिए कंचन जी, कुछ इक्के दुक्के राष्ट्र अवश्य हैं जो कि अपने नैरो वेस्टेड इंटरेस्ट को सिद्ध करने के लिए वो पाकिस्तान के आतंकी कृत्यों को सपोर्ट देने का कार्य करते हैं। जैसा कि हमने टर्की के संदर्भ में देखा कि टर्की किस तरीके से उसने पाकिस्तान के संदर्भ में अपनी मदद भेजी और जो ऑपरेशन सिंदूर था उसके एक दिन पहले वहां पर एक नेवल वॉरशिप ने विजिट की और ऑपरेशन सिंदूर के एक दिन बाद जो C-130J जैसे एक फाइटर जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने वहां विजिट की और उसमें जाहिर है कि कुछ आर्म्स एंड एम्यूनिशन भी पहुंचाए गए होंगे। जो ड्रोन्स हैं वो टर्की के, ज्यादातर ड्रोन्स टर्की के ही थे। तो टर्की की भूमिका निसंदेह एक संदिग्ध है और वो उसने एक भारत के साथ दोस्ती का जो रवैया उसे अपनाना चाहिए था, क्योंकि आपके दर्शकों को याद होगा कि जब टर्की में एक बड़ा भूकंप आया था तो भारत ने एक ऑपरेशन दोस्त चलाया था और एक अपनी दोस्ती की भावना का जो इजहार है वो टर्की के संदर्भ में भारत ने बड़ी राहत की सामग्री भेज करके किया था। लेकिन टर्की के द्वारा जो भारत के प्रति इस संकट काल में और एक ऐसे चुनौती के मुकाबले को करने के दिशा में जो कि पूरी मानवता की समक्ष चुनौती है, टर्की भी अनेक ऐसे जो ग्रुप्स हैं जो टर्की के अंदर ऑपरेट करते हैं, उन्हें वो स्वयं आतंकी कहता है। कुर्दिश जो मिलिटेंट्स हैं उनको आतंकी कहता है। तो ऐसे में उसने पाकिस्तान का साथ दे करके भारत के खिलाफ जाने का ही कार्य किया है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये एक बात इक्के दुक्के राष्ट्र है। चाइना की भी जो भूमिका एक ऐसी रही कि चाइना एक बैलेंसिंग स्टेटमेंट्स उसने दिए। शुरुआती दौर में तो उसने पहलगाम के घटना की निंदा की, लेकिन बाद में उसको पाकिस्तान के द्वारा जो जांच कराने का जो एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स अपनाई जा रही थी उसको उसने सपोर्ट किया। तो लेकिन अगर भारत की बात करूं मैं, तो कंचन जी, पूरे विश्व का जो समर्थन है वो भारत के साथ, और भारत जो है इस बात को लेकर के आश्वस्त था कि भारत जो भी कार्रवाई करेगा उसको किसी का कहीं से भी ऐसा नहीं होगा कि कोई इसको आके उसमें इंटरवीन कर दे, उसको उसमें कोई बाधा पहुंचाए। टर्की ने अपने शिप्स जरूर भेजे, टर्की ने अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट जरूर भेजे, लेकिन टर्की ने कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन करने का जो साहस है उस टर्की में नहीं दिखा पाया। और ये इस बात क्योंकि टर्की ने आतंकिस्तान को समर्थन दिया है, भारत का व्यापारी वर्ग
टर्की के खिलाफ है। जो टर्की से सामान भारत आता था, इंपोर्ट करता था, वो सब इस वक्त बंद हो गए हैं। और वैसे भी टर्की की इकोनॉमी बहुत फ्रेजाइल है। आज शायद टर्की इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि उसको कितना बड़ा एक तरह से कितना बड़ा ड्रॉबैक, स्टेप बैक है टर्की के लिए। लेकिन टर्की आने वाले समय में अपनी फ्रेजाइल इकोनॉमी को जब समझेगा, जब एनालाइज करेगा, तो उसे इस बात की जानकारी होगी कि ट्रेड और टूरिज्म टर्की में इंडिया की तरफ से कैसे ठप किया गया है। अरुण जी, एक बात बताइएगा, आप लोग देखिए, आप लगातार मेरे साथ पैनल पर बैठे हुए हैं और आपका शीर्ष नेतृत्व भी लगातार सेना के शौर्य की तारीफ कर रहा है। क्यों मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ने ऐसा बयान दिया है, अनंत अमित जी? और क्या आप उनके बयान का खंडन नहीं करेंगे, जगदीश देवड़ा के बयान का? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के किसी भी बयान का समर्थन नहीं करती है। और ऐसे जो भी लोग इस तरह के बयान देते हैं उनको अपने बयान से बचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट उनके कहा तो है, इस्तीफे की मांग की जा रही है। नहीं, और नॉट ऑन आर्म्ड फोर्सेस, अनंत अमित जी, एब्सोल्युटली राइट, नॉट ऑन आर्मी। निश्चित तौर पे ये बहुत ही गलत बयान है। हम इस बयान की समर्थन नहीं करती पार्टी हमारी, और इस तरह के बयान से किसी भी दल का नेता हो उनको बचने की आवश्यकता है। और सेना किसी भी देश का, और हमारी सेना हमारा शौर्य है, हमारा अभिमान है, और उस अभिमान के लिए अगर इस तरह तो का कहना, वो एमपी के डेप्यूटी नहीं सीएम समझ पाए हैं जिस तरह के उनके स्टेटमेंट आए हैं। अनंत जी, ऐसा तो नहीं लगता है कि उनको इस बात का इल्म है किस तरह की कैसी बयानबाजी वो कर रहे हैं? एक पद पर, एक बड़े पद पर बैठे नेता है वो। निश्चित तौर पे कंचन जी, पार्टी उनके बयान को लेकर काफी सीरियस है, और निश्चित तौर पे पार्टी ने उनसे कहा है। ठीक है। और जी ठीक है, कर्नल मनोज, आपको क्या लगता है सर, राजनाथ सिंह का ये कहना कि ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, और आप साइमल्टेनियसली देखिए, जब हम इस वक्त बात कर रहे हैं, कुछ देर पहले तक जम्मू कश्मीर के कुलगाम में, रमन इस बात को ज्यादा तक बता पाएंगे, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है लगातार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी कर्नल मनोज, कई ऐसे टेरर हैं जिनको हिट किया गया है पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में। एक पहले ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया था जिसका हमने देखा क्या अंजाम हुआ था, किस तरह से सभी आतंकियों को मार गिराया गया था। लेकिन अभी भी भारी तादाद में जो जम्मू कश्मीर में जो इंटेल्स मिलती आई हैं कि आतंकी छिपे हुए हैं, उनको समर्थन मिल रहा है, एक एक करके उनको ढूंढा जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बावजूद भी बॉर्डर पर शायद ये नहीं नजर आ रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के विदिन में लगातार एक के बाद एक बड़े बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं। कर्नल मनोज, देखिए, ये ऑपरेशन हमेशा चलते आए हैं। जब से ये उग्रवाद शुरू हुआ है 1990, उससे पहले, थोड़ा सा पहले, उसके बाद से ये चालू है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने वहां 13 साल गुजारे हैं। कहना ये चाहता हूं कि उन पर इस बार हम अगर देखें तो मेन चीज क्या है? मेन चीज है ये तो ऑपरेशन चलेंगे, उनको हम सफाया उनका करेंगे, लेकिन टर्की ने जिस प्रकार से यहाँ पर अपना रोल निभाया है, उसमें कई चीजें सामने आई हैं। टर्की पहली बार नहीं है, हमेशा भारत को बोलता है कि भारत का वो दोस्त है, लेकिन पाकिस्तान को हमेशा से अपना भाई मानता रहा है। आप देखिए 1948 के बाद, जब से हमारे राजनयिक संबंध उनके साथ स्थापित हुए, उसके बाद से ही हमेशा कश्मीर मुद्दे पे और हर एक मुद्दे पे पाकिस्तान के साथ रहा है। उसकी जो है, उसका कंपटीशन सऊदी अरेबिया, यूएई के साथ है। वो अपने आप को उस खित्ते में बड़बोलापन करके दिखाना चाहता है कि वो भी ऑटोमन एम्पायर का पुराना बाशिंदा है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इन सब के मद्देनजर अभी इस पाकिस्तान के साथ उसने मिलकर उसको क्या हासिल होना है? मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो हासिल नहीं करना चाहता। पाकिस्तान वही एक जिम्मेदार मुल्क है जिसके पास जिम्मेदार मुल्क नहीं, वही एक इस्लामिक मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है। तो ये भी एक उनका हो सकता है। डेफिनेटली, लेकिन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेकर पीएम मोदी का भी स्टेटमेंट सामने आया था कि वो इस तरह की कोई ब्लैकमेलिंग या कोई धमकी ना दे, क्योंकि उसका कोई असर भारत पर पड़ने वाला नहीं है। रमन सैनी लगातार हमारे साथ जुड़े। रमन, एक बात यहाँ बताइएगा, एक इनपुट दीजिएगा कि इस वक्त जब हम बात इस पर कर रहे हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के क्या मायने हैं, इंडिया कैसे टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जो है वो हर मंच से, एयर बेसिस से जाहिर करता हुआ नजर आ रहा है, इन सब के बीच में जम्मू कश्मीर में लगातार ऑपरेशंस चल रहे हैं। लगातार कुछ देर पहले तक जम्मू कश्मीर के कुलगाम से भी न्यूज आई थी। अभी क्या हालात बने हुए हैं, रमन?
क्या बिल्कुल देखिए, अगर पिछले 3 दिनों की बात करें तो जब से ये सीज फायर हुआ है उसके बाद पिछले हम ये कह सकते हैं कि 72 घंटे के अंदर 2 बड़े एनकाउंटर जो है वो हो चुके हैं, जिसमें 6 आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका है। और आज शाम को भी कुलगांव का जो उधर फॉरेस्ट का इलाका पड़ता है, वहां पर 2 से 3 आतंकियों की जानकारी मिली थी। हालांकि जानकारी जो है वो दोपहर के समय में मिली थी और उसके बाद वहां पर कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लगाया था, क्योंकि वो इलाका जो है बहुत हाई एल्टीट्यूड वाला इलाका है। आतंकी जो है इस समय ऊंची जो चोटियां हैं वहां पर जाकर छिपे हुए हैं। और आज राजनाथ सिंह की भी तरफ से कहा गया था, और जिस तरीके से लगातार इस बात को लेकर जो सेना भी है वो इस बात को लेकर कह रही, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी त्राल के इलाके में, वहां पर भी जो आर्मी के कमांडर थे उन्होंने कहा कि अब आतंकी जो है वो बर्फ पिघलने के बाद हाई एल्टीट्यूड के इलाके में बने हुए जो हाइडआउट्स हैं वहां पर जाकर छुपे हैं। इसके लिए पहले से ही भारतीय सेना ने तैयारी की थी और वहां पर काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड जो है वो एक्टिवेट किया था। इसीलिए हमने देखा कि जो कैदर का इलाका है शोपियां में, वहां पर लश्कर तोयबा के 3 आतंकियों को मारा गया और वहीं त्राल में जो है जैश ए मोहम्मद के 3 लोकल आतंकवादियों को मारा गया। ये 14 आतंकियों की लिस्ट थी, जिसमें से 6 आतंकवादियों को जो है पूरी तरीके से निपटा दिया गया है और वही 8 आतंकवादी जो है उनकी तलाश चल रही है। अब ये 2 से 3 आतंकी जो कुलगांव के इलाके में फिलहाल अंधेरा हो चुका है, उस पूरे इलाके की घेराबंदी करके रखी है। देखना यह होगा कि कहीं अंधेरे का फायदा उठाकर, जंगल के रास्ते का फायदा उठाते हुए आतंकी वहां से बचकर निकल ना सके। लेकिन फिलहाल वो बचकर निकल ना सके, इसके लिए सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से काफी जो है वो इंतजाम किए गए हैं और पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। अब सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही जब दोबारा सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा, फिर ये एग्जैक्ट मालूम चल पाएगा कि कहीं आतंकी वहां से स्लिप होने में कामयाब हुए कि नहीं। क्योंकि जो आतंकी हैं, चाहे वो पाकिस्तानी आतंकी हो चाहे वो लोकल आतंकी हो, इस समय वो वेल ट्रेंड है और जिस तरीके से जंगल का माध्यम से जो है वो आतंकी हमलों को अंजाम भी दे रहे हैं और साथ ही साथ में जंगल में अपना छुपाव भी जो है वो कर रहे हैं। क्योंकि लगातार जो पाकिस्तान से आए हुए आतंकी हैं वो उनमें कहीं जो है वो एसएसटी के पूर्व कमांडो रह चुके हैं, जिनको बहुत ही अव्वल दर्जे की ट्रेनिंग दी जाती है जंगल में कैसे रहना है, कैसे सर्वाइव करना है। अगर उनको महीनों भी जंगल के अंदर छिप कर रहना पड़े तो वो महीनों तक जो है वो जंगल के अंदर रह सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती जो है इस समय पूरे कश्मीर घाटी में और यहाँ तक कि जम्मू के जो भी पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बनी हुई है। चैलेंजेस लगातार बने हुए हैं लेकिन ऑपरेशंस चल रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, ब्रह्मोस का भी जिक्र किया गया आज और ये भी कहा गया कि ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को दिन में तारे दिखा दिए। आज जब हम इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं सर, जब हम इंडिया के आर्म्ड फोर्सेस की बात करते हैं, और मुझे लगता है कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और जब देश का युवा इसको सुन रहा था तो हर देश के युवा में वो जज्बा था, वो राष्ट्रभक्ति थी, वो पेट्रियोटिज्म नजर आया था। और ये बात ये भी आ रही है कि इंडिया का डिफेंस सिस्टम कितना सशक्त है, ये हर तरफ इसकी तारीफ हो रही है। संजीव श्रीवास्तव जी। जी देखिए, भारत का जो आवाज इको हो रही है उसको ठीक करा देंगे संजीव जी। हाँ जी, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। देखिए, भारत का जो डिफेंस सिस्टम है और भारत का की जो पूरी रक्षा का जो तंत्र है वो उसने शानदार तरीके से अपना पराक्रम दिखाया है। और भारत के चाहे वो स्वदेश निर्मित रक्षा के जो उपकरण हो या जो भारत ने अन्य राष्ट्रों से जो प्रोक्योर किए हुए सिस्टम्स हो, सभी ने अपनी पूरी महारत इस युद्ध के क्षेत्र में साबित की है। और हमने ये देखा है कि चाहे वो कम्बैट के ऑपरेशन करने का समय रहा हो, ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें कि भारत के जो राफेल फाइटर जेट्स ने अपने पराक्रम को दिखाते हुए और उसमें लगी हुई जो स्कैल्प मिसाइल्स हैं उसने सटीक तरीके से अपने टारगेट्स को हिट किया और पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस है वो पूरी तरीके से विफल साबित हुआ। और उसी के साथ साथ जब एयर डिफेंस की जब बात आई, पाकिस्तान के ड्रोन्स का मुकाबला करने की बात आई, तो उसमें भारत के द्वारा जो एक मल्टी लेयर्ड जो एयर डिफेंस सिस्टम बना दिया गया था, एक आयरन वॉल को भारत की सेनाओं के द्वारा निर्मित करके रखा गया था, उसने पूरी अपनी भूमिका निभाई। चाहे उसमें वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हो या बराक सरफेस टू एयर मिसाइल्स हो, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल्स हो, उसके साथ साथ जो भारत का जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हो, चाहे वो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स हो, सभी ने अपनी पूरी भूमिका निभाई और एक अभेद दीवार जो पाकिस्तान के हमले को लेकर के भारत ने बना दी थी और पूरी तरीके से पाकिस्तान के जो हमले थे वो नाकाम हुए। और उसके बाद जब भारत ने जवाबी कार्रवाई की
जो पाकिस्तान के ने हमले के एस्केलेशन साथ किया। साथ संजीव जी मुझे लगता है कि उनका माइंडसेट, उनका अप्रोच, उनकी सोच, उनकी मानसिकता, उनकी साइकोलॉजी, उनकी आइडियोलॉजी, सब पर यह अटैक था। और ये अटैक पाकिस्तान के तमाम लोग जो आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं, ये अटैक की गूंज उन तक बहुत सालों साल तक रहेगी कि उनकी आने वाली जनरेशन्स भी ये याद रखेंगी कि आतंक का कैसे खात्मा करने के लिए, जैसे आज बलूच पाकिस्तान के अगेंस्ट जा चुका है, वैसे ही पाकिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तान के युवाओं की भी आवाज आने वाले दिन में उठने को मिलेगी। अनंत अमित कंचन जी, एक बात मैं इसमें और ऐड करना चाहता हूँ। बोलिए सर। देखिए, जो आपने कहा है ये बिल्कुल सही है। भारत ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिटरेंस इम्पोज कर दिया है। एक बहुत बड़ी कॉस्ट जो पहलगाम के कायराना आतंकी हमले की थी, वो पाकिस्तान को दे दी गई है, उसके ऊपर इम्पोज कर दी गई है। लेकिन साथ ही साथ अब भारत ने एक न्यू नॉर्मल की बात कही है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अब ये स्पष्ट रूप से कह दिया है कि आने वाले समय में यदि पाकिस्तान के द्वारा कोई आतंकी बड़ा हमला भारत के ऊपर किया जाता है, तो ऐसे हमले को रिस्पॉन्ड करने में जो आतंकी हैं, आतंक के ठिकाने हैं और उनको पनाह देने वाली जो पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट है, उसमें कोई भेद नहीं करेंगे। और जो हमारी कार्रवाई होगी वो सीधा सीधा पाकिस्तान के सभी आतंक के पनाह देने वालों के खिलाफ भी होगी। इस बात को पाकिस्तान को नोट कर लेना चाहिए। और जाहिर है कि ये जो डिटरेंस है, ये जो भारत की द्वारा जो न्यू नॉर्मल इस्टेब्लिश किया गया है, वो उसमें सारी बातें जो लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है, रेड लाइन खींच दी गई है, इसको पाकिस्तान को बड़े ध्यान से समझना होगा। और अदरवाइज इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत ही गंभीर हो सकते हैं और ये स्थिति बहुत ही डिफरेंट लेवल पर जा सकती है। इस बात को पाकिस्तान को समझना होगा। ठीक है अनंत अमित जी, खबरें तो ये भी आ रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो बजट है वो डिफेंस का 50,000 करोड़ बढ़ जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है बहुत इसकी सराहना हर तरफ की जाएगी। आज जब हमने देखा कि हमारे इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने क्या करतब दिखाया है, इंडिया के एयरफोर्स से क्या परिक्रमा दिखाई है, क्या शौर्य की गाथा हर कोई गा रहा है, अगर बजट में ऐसा होता है, अब तक तो सोर्सेस के अकॉर्डिंग ये न्यूज आ रही है, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा स्टेप आपकी पार्टी, आपकी गवर्नमेंट, इस देश की सेना के लिए होगा। अनंत अमित जी। निश्चित तौर पे कंचन जी, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, पूरे देश को संबोधित जब कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नई स्थापित नीति के तहत हमारी सरकार जो काम करेगी, पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। और उसी को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं, निश्चित तौर पे ये हमारा इंटरनल मामला है देश का, और निश्चित तौर पे बजट। और कंचन जी, ये आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारे देश का जितना बजट है, 1,80,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है, और उनके बजट जो होते हैं वो हमारे सीजीएचएस में चले जाते हैं। हमारे रिटायर्ड जो अधिकारी होते हैं, रिटायर्ड जो सैनिक होते हैं, उनके खर्चे में चले जाता है। तो पाकिस्तान को समझने की जरूरत है। और दूसरी बात कंचन जी, हमने जब पाकिस्तान को जवाब देना प्रारंभ किया 22 तारीख की घटना के बाद, 4 दिन के अंदर हमारा देश पहला ऐसा देश है जो किसी परमाणु कंट्री, जो कि परमाणु स्टेट है पाकिस्तान, उसके खिलाफ हमने एक जोरदार कार्रवाई की और पूरे दुनिया को हमने बताने का काम किया कि हिंदुस्तान में किसी को भी हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, आज तरह तरह की चर्चाएं चल रही है कंचन जी कि मध्यस्थता को लेकर, तो मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान को किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। बार बार हमारी सरकार ने कहा है, हमारे सरकार के अधिकारियों ने भी कहा है, उसके बावजूद आज जिस तरीके से तमाम कई विरोधी दल जो चर्चा कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान जिस स्थिति में है, किसी से भी निपटने में सक्षम है, और हिंदुस्तान अपनी कार्रवाई करना जानता है, और पाकिस्तान को जैसे जवाब दिया है वो और भी तरीके हैं। और निश्चित तौर पे जिस तरीके से माननीय राजनाथ जी ने आज कहा है, और निश्चित तौर पे ये अल्प विराम है, पूर्ण विराम नहीं है। और पाकिस्तान ने अगर अपने जिस तरीके से आतंकवादियों को समाप्त नहीं किया, आतंकवादी ठिकानों को खत्म नहीं किया, तो हिंदुस्तान उसको खत्म करने का काम करेगा। ठीक है, संदीप त्रिपाठी हैं नेता कांग्रेस से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ, सराहना हर तरफ की जा रही है, और मुझे लगता है हर देश, हमारे देश भारत में हर हिंदुस्तानी में आर्म्ड फोर्सेस के लिए वही रिस्पेक्ट है जो मेरे मन में, जो आपके मन, जो इस हिंदुस्तान की तमाम आवाम के मन में होगी। इन सब के बीच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भुज में पहुंचना, एक बहुत बड़ा संदेश देना, ये कहना कि ऑपरेशन सिंदूर तो अभी सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि टेररिज्म के खिलाफ भारत सरकार की क्या नीतियां हैं। लेकिन इन सब पर तमाम तरह की टीका टिप्पणी हो रही है। संदीप त्रिपाठी जी। कंचन जी, सेना पर पूरे देश के लोगों को, सबको विश्वास है, लेकिन सरकार पर नहीं है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं?
क्योंकि ये पहले प्रधानमंत्री होंगे जिनको भारत के बच्चे से लेके बूढ़े तक हर जाति धर्म के लोगों का समर्थन मिला। सारी विपक्षी दलों ने इनको समर्थन दिया। आप 26/11 अगर याद करेंगे तो 26/11 इधर सैन्य कार्रवाई चल रही थी, मोदी जी सरकार के खिलाफ बयान दे रहे थे और सरकार को कोस रहे थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हम इनके साथ खड़े रहे। इनके और हमारे में एक पहला अंतर ये है। और सेना, आप चाहे 48 की लड़ाई देखिए, 47-48 की लड़ाई देखिए, चाहे 62 की लड़ाई देखिए, 65 की लड़ाई देखिए, 71 की लड़ाई देखिए, जब भी वार हुआ है हमारी सेना कभी कमजोर नहीं थी। लेकिन अभी बात आई, 2-3 चीजें आज जनता पूछ रही है। पहली चीज, सीज फायर के संबंध में लगातार एक दूसरे देश का व्यक्ति जिसके राष्ट्रपति बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग हवन वगैरह कर रहे थे, हवन माला जप रहे थे, पूजा कर रहे थे, वो बार बार हमारे देश को नीचा दिखा रहा है। वो हमारे देश का मालिक नहीं है, हमारे देश के प्रधानमंत्री मैं मोदी जी आऊंगी हैं। अनंत जी, संदीप जी को अपनी हमारे बात पूरी देश करने के दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो जो कहेंगे हम मानेंगे। मोदी जी कहते कि ट्रंप झूठा है, मिथ्यावाची है, संदीप झूठ जी, बोल बट रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे खुद बोला, उनसे जब प्रेस ने पूछा कि क्या आपने मीडिएशन कराया है, तो उनका ये स्टेटमेंट था, आई डिड नॉट डू इट। ये डोनाल्ड ट्रंप का कंचन जी, स्टेटमेंट है संदीप त्रिपाठी कंचन जी। जी, तो आपको कंचन जी, संदीप जी, आप लोग को हर चीज पे पीएम का स्टेटमेंट क्यों चाहिए रहता है? हर चीज कंचन पे जी, प्रधानमंत्री आकर मैं- आपको स्टेटमेंट दें क्या? ये मैं कैसी बातें बता कर रहे रहा हो? हूं। देश के प्रधानमंत्री है, कितने काम है उनके पास वो, क्योंकि आपको किसी चीज की क्लैरिटी नहीं है तो आपको पीएम से क्लैरिटी चाहिए। संदीप त्रिपाठी जी, कैसी संजय बातें जी, मैं कर रहे हैं जवाब- आप सर? अब मैं डोनाल्ड जवाब ट्रंप दे ये देता कह रहा है कि मैंने मध्यस्थता नहीं कराई है। हम लोगों ने इतने बड़े बड़े डिबेट किए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी बातों से पलटा है, और आप ये कह रहे हैं कि पीएम आकर बोल दे। अरे प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कह रहा है अरे संदीप बाप, जी। आप बोलने देंगी? एक तो ऐसे मैं लेट जुड़ा हूँ अभी। बताइए आपके बताइए। लोग- नहीं, मैं आपको क्लैरिफाई कर रही हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह नहीं, चुके अब वो- हैं। मेरी बात आ जाए तो फिर आप क्लियरिफाई करिए, नहीं एकदम क्लीन चिट दे दीजिए मोदी जी को। हम मना नहीं कर रहे हैं। ट्रंप ने ये कहा हमने मध्यस्थता नहीं की, हमने मदद की है। जब हमारे विदेश मंत्रालय ने मान लिया कि 7 से 10 तारीख लगातार बातचीत हुई है, तो क्या होता है? इसका मतलब क्या जनता के, देश के जनता के आप सभी मोदी जी सहित मूर्ख समझते हैं क्या? और मोदी जी 11 साल में आपका सामना नहीं कर पाए, आपका, प्रेस का। 2 बार जो है सर्वदलीय बैठक हुई, क्यों डर कर भाग गए? उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आज 11 साल से आप प्रेस का सामना नहीं करते हो, आप सर्वदलीय बैठकों में नहीं आओगे, अपने आप में चौधरी बने फिरोगे। ऐसे नहीं होता। और एक बात, 2-3 सवाल और है। मैं आ रही हूँ अभी कर्नल राजनाथ मनोज। जी ने कहा, कंचन जी सुन लीजिए, हाँ, राजनाथ जी हाँ। ने कहा कि ट्रेलर है, बिल्कुल ट्रेलर है। और हमारे सेना ने जो है भटिंडा में एक विमान गिरा दिया, 3 विमान उसने जम्मू और कश्मीर में गिरा दिया। भटिंडा में एक विमान गिरा, उसमें चरखी दादरी का गोविंद नाम का व्यक्ति, हरियाणा का रहने वाला, मर गया, 9 लोग घायल हो गए। लेकिन हमारे राजनाथ जी और मोदी जी पाकिस्तान से पता नहीं क्या कर रहे हैं। उसमें यह था कि F-16 अमेरिका का विमान है, उसका नाम घोषित करिए भाई कि हमारे सेना के लोगों ने गिराया है। ये तो गिरा तो विमान है, उसमें कोई दो राय है नहीं। गोविंद की मौत झूठी नहीं हो सकती। तो आप काहे लिए डर रहे हो भाई अमेरिका से? F-16 उनका गिरा है भटिंडा में, आप घोषित करिए उसको। सेना के शौर्य से आप क्यों डर रहे, जो खिलवाड़ कर रहे हो? ठीक है, सेना ने संदीप जी, पराक्रम ठीक है। किया, 4 विमान गिरा दिए। ठीक आप है। बता नहीं रहे हो लोगों को कि आनंद पाकिस्तान जी का 4 जवाब दे विमान दीजिए, हमने उसके गिरा बाद दिए। मैं कर्नल मनोज के पास जाऊंगी। आनंद जी बताइए। 11 की बात करके आप एक ने नमक, जो कहते हैं ना, घाव पे नमक छिड़कने का काम किया है। 26/11 के समय में कांग्रेस की सरकार होती है। देखिए, और अच्छा कंचन जी, विशेषज्ञ मैं को बताना देखिए। चाहता हूं, 26/11 के समय अच्छा जो विशेषज्ञ है वायुसेना क्या? के चीफ होते वीएस धनोया जी, उनका बयान आया है कि उन्होंने उस समय 26/11 के बाद तत्कालीन सरकार से कहा था कि हम पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहते हैं, लेकिन
तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने उन्हें मना कर दिया। अगर उसी समय 26/11 के बाद हमारी सरकार और हमारी सेना अगर उनके ऊपर हमला कर दिए होते तो आज हमारे पहलगाम में 26 निर्दोष लोग मारे नहीं जाते, शहीद नहीं होते। दूसरी बात, यही कांग्रेस है जो 2012 में पाकिस्तान के साथ एक समझौता करती है, और यही कांग्रेस है जो तुर्की में 2019 में जाके कांग्रेस का कार्यालय खोलती है। किस लिए खोलती है ये कांग्रेस बता पाएगी। और कौन खुलवाता है? राहुल गांधी के अंकल जी है राम पित्रोदा साहब, वो खुलवाते हैं 2019 में। और 2018 के बाद में धारा 370 के खिलाफ यही तुर्की होता है, पूरी दुनिया में घूम के धारा 370 के खिलाफ एक मुहिम चलाता है और कांग्रेस वहीं पर जाके अपना कार्यालय खोलती है। कांग्रेस को आज अपने चिंतन की जरूरत है। कांग्रेस के युवराज और कांग्रेस के लोगों को अपनी सेना के पराक्रम पे ऊपर भी अगर इनको विश्वास नहीं है तो ये बहुत ही निंदनीय बात है। कांग्रेस को कम से कम सेना के मनोबल को नहीं गिराना चाहिए। संदीप जी, मैं आऊंगी। देखिए, आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा था सर, प्लीज, आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा था, एक एक करके बोलिए। पार्टी के नहीं होते, हाँ तो मैं बोल सकती हूँ, हम आप ही कह रहे कि झूठ बोल रहा है आदमी, नहीं बोलिए। नहीं, मैं बोल सकती हूँ, उनसे भी सवाल लिया मैंने। कर्नल मनोज, ठीक है, एक सेकंड प्लीज। कर्नल मनोज, अभी कर्नल जी का नाम लिया, ये कर्नल बन के बोल रहा है, ऐसे ही है। सेना का हक खा जाने वाले लोग, संदीप जी, मैं सेना की आऊंगी। पेंशन खा गए, संदीप जी, ये कर्नल बन जाएंगे। आपने कर्नल जी को बुलाया, ये बन गए कर्नल। कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? कैसी बात प्लीज कर रहे हैं ऐसी कंचन जी? पर्सनल कमेंट्स आप मत राष्ट्रीय कीजिए। चैनल पे बैठ के इस आप तरह की कैसी कैसे संदीप जी स्टेटमेंट का बात कर यूज सकते कर रहे हैं हैं? संदीप जी? आप एक कर्नल का, आप एक सेना के अधिकारी का प्लीज अपमान कर सर, रहे हैं। आप ये कांग्रेस ऐसे का ये पर्सनल सारा कमेंट है। मत किया करिए सर। संदीप जी आप कर्नल प्लीज। हो। संदीप जी, किस तरह की जैसे मोदी स्टेटमेंट? जी वर्दी पहन लेंगे मैं तो क्या कहना कर्नल चाहता हो हूँ गए। सुनिए। मैं कर्नल मनोज कुमार, आपसे मेरा सवाल है सर। अच्छा हुआ उनकी बात मैं सुन नहीं पाया, पर मैं दो बातें यहां बोलना चाहता हूं। सबसे पहला, अगर तुर्की ये बोलता है कि हम इस्लाम के हिमायती हैं, मुस्लिम लोगों के हिमायती हैं, तो हमारे यहां पे तो 20 करोड़ हैं, पाकिस्तान में तो केवल 24 करोड़ हैं। उनका क्यों नहीं वो लोग देखभाल करते? वो उनको नहीं मालूम है कि अगर हमारे जो मुस्लिम हैं, जो कि देशभक्त मुस्लिम हैं, जिन्होंने बहुत सकारात्मक अपना योगदान दिया इस युद्ध में, तो अब समझिए, ये तुर्कियों को समझाने की बात है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, संदीप जी बार बार पूछ रहे थे, खैर मैं राजनीतिक उसमें हूं नहीं, मैं राजनीतिक का आदमी भी नहीं हूं। कहना ये चाहता हूं कि अभी तुरंत आप बोले पीओके क्यों नहीं लिया, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, छोड़िए। जो हमारा टारगेट था वो तो हमने पहले दिन ही अचीव कर लिया जी। जो हमने, हमारा एम था ऑपरेशन एम, उसने हम पहले दिन अचीव कर लिया। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो केवल पाकिस्तान के रिएक्शन पे हमने एक्शन लिया है। मैं इतना ही बोलना चाहता था, बाकी तो ये लोग बोल देंगे, इनको सब पता है। जी संदीप जी, आपको सब पता है। और आपने कुछ बोला था मेरे बारे में, बताइए जरा क्या बोला था? संदीप जी, नहीं सर, मैंने आपके बारे में कुछ नहीं बोला था। अभी चलिए, आनंद, धन्यवाद। आपका नाम प्रणाम। लिया गया, आनंद प्रणाम, जी बोल प्रणाम। रहे थे। मैंने कहा कि आप आपको कर्नल प्रणाम। नहीं हो। जब अगर हमारे बीच में कर्नल जी की बात आ रही है तो आप उनकी बात आने दीजिए। मैंने ये कहा था, मैंने आपके समर्थन में बात कही थी। दूसरी चीज, सेना का Thank you. जितना सम्मान कांग्रेस करती है या भारत का हर नागरिक करता है, मैं एक सेना पे सवाल है ही नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करते। जैसे अभी उनका मध्य प्रदेश का एक डिप्टी चीज सीएम बोलूं कह रहा है संदीप जी, कि मेरे को थोड़ा सा मैं बोल पाऊंगा? हाँ, सुन लीजिए, बोल रहे हैं, कर्नल, सुन लीजिए। आपकी आवाज। छोटी सी बात, इनका छोटी सी जो बात। डिप्टी सीएम छोटी सी है बात, मध्य छोटी प्रदेश सी का, बात। वो कह रहा है जितने- कि सेना अरे- नतमस्तक है मोदी के आगे। अरे मोदी देश का बाप है क्या? सेना का प्रमुख है क्या भाई? एक बात बोलने संदीप जी, देंगे? आपकी कोई भाषा- किसी का बाप नहीं कंचन होता जी। है, नहीं, एक लेकिन सेकंड, माननीय एक सेकंड, मोदी एक जी सेकंड। देश के प्रधानमंत्री सर, हैं, वो किसी दल के संदीप प्रधानमंत्री त्रिपाठी, नहीं है। मैं आ रही हूँ कर्नल मनोज, एक सेकंड। संदीप त्रिपाठी, तो मेरा सेना सवाल नतमस्तक है उनके अनंत आगे। मेरा सवाल अनंत सेना अमित नतमस्तक से है। शुरुआत में ही था कि एमपी के डिप्टी सीएम ने ऐसा बयान क्यों दिया है। उन्होंने उनका बयान का खंडन किया है, ये बात हो चुकी है, सवाल हो चुका है। लेकिन आप कम से कम पीएम की चेयर को रिस्पेक्ट कीजिए। आपका लैंग्वेज सर, प्लीज लेट मी टेल यू, संदीप त्रिपाठी, नो सर, प्लीज माइंड योर लैंग्वेज सर। अच्छा, मैं कुछ बोलूं? ये भाषा कंचन नहीं जी। होती है कि आप एक चेयर के लिए इस तरह की बात करें। कर्नल मनोज, आप अपनी बात रखिए, उसके बाद में संदीप त्रिपाठी की कुछ नहीं बोलूंगा, बस ये हाँ। तिरंगा यात्रा पे बहुत पॉलिटिक्स हो रही है। प्लीज फौज को दूर रखिए, फौज को अपना काम करने दीजिए, हमें उसमें इन्वॉल्व मत बिल्कुल। करिए। बहुत धन्यवाद रहेगा आप सब लोगों का, सब राजनीतिक पार्टियों का। हमें फौज का काम करने दीजिए। किसी जिसने, मतलब सोचिए, दो लोग जो वहां पर प्रेस में आए, उनके खिलाफ कैसी कैसी बातें करते हैं, अनर्गल बातें, जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया ऑपरेशन में। ऑपरेशन तो वहां हुआ है ना सर, बॉर्डर पे, या जो भी ऑपरेशनल एरिया में हुआ है। कृपया धन्यवाद करूंगा आपको, अगर फौज को उसमें बीच में नहीं डालेंगे तो धन्यवाद करूंगा।
ठीक है, रमन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। रमन, ये अमूमन एक बात, मैं कंचन जी, मैं बोलिए बोल दूं? बोलिए संदीप, बोलिए कंचन जी, बोलिए संदीप जी। देखिए अभी जैसे जैसे अभी बात आई, बिल्कुल सेना का इस्तेमाल राजनीति में कभी नहीं हुआ। मोदी पहले व्यक्ति होंगे जिन्होंने कहा पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट दे दीजिए 2019। ये उनका खुद का कहा हुआ बयान है। तो सेना कभी इस्तेमाल राजनीति में नहीं हुई, लेकिन एक दुर्भाग्य देखिए लगातार सेना पर किस तरीके से देखिए उचित टिप्पणियां हो रही हैं। संदीप जी, एक ये राष्ट्रीय चैनल शर्मनाक पर बैठ है। के इस तरह की अनर्गल बात करना आपको शोभा नहीं देता। आप एक राष्ट्रीय दल का अगर मैं प्रतिनिधित्व कर रहे अनर्गल हैं। बात कर रहा हूं तो आपके पास अरे निश्चित तौर भारत पे का कोई संविधान है, झूठ प्रधानमंत्री बोलने के किसी लिए मेरे ऊपर दल का नहीं होते हैं, प्रधानमंत्री देश के होते हैं, उनकी गरिमा होती है, उनकी गरिमा का तो ख्याल रखिए। हम झूठ नहीं बोलते, हम कोई भाजपा के कौन झूठ कार्यकर्ता बोलता नहीं है? हमारा। हम झूठ बिल्कुल नहीं बोलते। अगर हम झूठ बोल अरे रहे हैं हमारे ऊपर सरकार है, आपके मुकदमा दल कर दे, के नेता, हम जेल चले आपका दल जाएंगे। कह रही है कि विशेष हम कह सत्र रहे हैं बुलाने कि की हम बात झूठ कर बोल रहे रहे हैं, हैं, मुकदमा करिए और भाई। आपके दल के ऐसे नेता नहीं चलता ना। जब सेशन चलता है तो बोलते तक नहीं है। अनंत अमित जी, ये बड़ा सवाल आपने उठाया है कि जब सेशन चलता है तो वॉकआउट कर बिल्कुल। जाते हैं और ये ऑपोजिशन। विशेष सेशन नहीं, जब बीजेपी भी ऑपोजिशन में थी तो बीजेपी भी यही करती थी। अनंत अमित, आर्मी की तरफ से कोई बड़ा ऑपरेशन होता है, न चाहते हुए भी उस पर पॉलिटिक्स होती है। मुझे लगता है रमन, ये वो वक्त आ चुका है जब हमें एज अ जर्नलिस्ट ये संदेश तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को देना चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कि आर्म्ड फोर्सेस को लेकर देयर शुड बी नो पॉलिटिक्स एट ऑल। ना बिल्कुल आपने सही कहा कंचन। जिस तरीके से लगातार पॉलिटिक्स हम आज से नहीं 2016 से देखते चले आ रहे हैं। जब 2016 में उड़ी पर आत्मघाती हमला हुआ था, उड़ी के ब्रिगेड के ऊपर, उस वक्त भारतीय सेना ने पाकिस्तान यूके के अंदर घुसकर एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उस समय खुद विपक्ष की तरफ से जो उस समय थे, उन्होंने कहा था कि सबूत दीजिए किस तरीके से। 2019 में देखा कि जब भारतीय वायुसेना ने बालाकोट पर स्ट्राइक किया, तब भी जो है वो सबूत मांगे गए थे। लेकिन आज जब तमाम वो सबूत हमारे पास मौजूद है, डिजिटल सबूत हमारे पास मौजूद है, फोटोग्राफ हमारे पास मौजूद है, सैटेलाइट इमेजेस हमारे पास मौजूद है कि किस तरीके से भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान, न केवल यूके में बल्कि पाकिस्तान के अंदर 54 साल के बाद अंदर घुसकर जो है वहां किस तरीके से क्षति पहुंचाई है, किस तरीके से बर्बादी का आलम जो है वहां पर देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद एक बार फिर कहीं ना कहीं इसी तरीके की जो राजनीति है वो देखने को मिल रही है, जो निश्चित रूप में निंदनीय है। ये न केवल जो बैक फोर्सेस हैं, जो सेना के लोग हैं, उनका मनोबल गिराते हैं, बल्कि जो ये कहीं ना कहीं सवाल जो दुश्मन देश है उसको भी उंगली उठाने का मौका जो है वो इनकी तरफ से कहीं ना कहीं दिया जाता है। तो निश्चित रूप में एक जब जिस तरीके से हमने देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत होनी थी, यानी कि जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, तो पूरा देश, विपक्ष एक साथ मिलकर जो है वो भारतीय सरकार और भारतीय सेना के समक्ष आकर खड़ी हुई थी। उन्होंने कहा था कि आपको जो एक्शन लेना है होना वो भी एक्शन चाहिए। लीजिए। ये वो और उस वक्त एक्शन होता है में हम रमन, आपके जब साथ पूरे पूरी देश तरीके से को लेकिन सरकार के साथ होना चाहिए, कंधे से कंधा मिलाकर पूरा समर्थन करना चाहिए, पूरा कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए अपने जो भी करंट गवर्नमेंट हो। संदीप त्रिपाठी जी, अच्छा उनका फ्रेम नहीं मिल रहा है, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अनंत अमित जी, ये बात तो साफ है, देखिए जब ऐसा वक्त होता है, जब एक नेशनल क्राइसिस होती है सर, तो पूरा देश, हमारे देश की इंटेग्रिटी एक साथ होती है। और ये हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा, कैसे रात दे रात हर कोई जगा हुआ था, इंतजार कर रहा था, हर अपडेट के लिए तमाम युवा थे जो लगातार मीडिया को फॉलो कर रहे थे, ये देखने के लिए कि क्या ऑपरेशन, क्या कब कहां पर हुआ है। जिस तरह से हमारी भारत की सेना ने 9 टेरर साइट्स पर अंजाम दिया है, भारत के तमाम ऑपरेशंस के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है। भारत की सेना की शौर्य गाथा आज सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया में गाई जा रही है। अनंत अमित जी, निश्चित तौर पे कंचन जी, जिस तरीके से पहली बार आजाद भारत में यह हुआ कि पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहे थे और पूरे देश की 140 करोड़ जनता और जितने भी तमाम विपक्षी दल हो, जितने भी हमारे सहयोगी दल हो, सारे दल एकजुट होकर और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए सरकार के पक्ष में खड़े थे, ये बहुत ही सराहनीय था। उसके बावजूद और जिस तरीके से 10 तारीख के बाद से कुछ विरोधी दलों के द्वारा, अब आपने देखा होगा कि सपा के अखिलेश यादव जी का एक बयान आता है कि सीज का जश्न को लेकर, अरे साहब ये सीज का जश्न नहीं है। आज देश में जो जश्न मनाया जा रहा है, तिरंगा यात्रा जो निकाली जा रही है, ये हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम की यात्रा निकाली जा रही है।
उसके बावजूद भी विपक्षी दलों के द्वारा जिस तरीके से ये एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, ये देश हित में नहीं अनंत है। अमित जी, कंचन ठीक है, जी। ऑपोजिशन तो कर रहा है, लेकिन आपकी पार्टी के नेता भी व्योमिका सिंह, जो हमारी लेडी कमांडर्स है, उनके लिए क्या बोल रहे हैं? नहीं, मैं इस पहले भी बातों का आप एज अ पार्टी, एज आपकी गवर्नमेंट है, आप क्या एक्शन लेंगे सर? ये तो ऑपोजिशन तो डिमांड कर रहा है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको लगता है कि देश की महिला को लेकर इस तरह के बयान देने चाहिए? उधर यूपी में बयान दिए जा रहे, चलिए वो ऑपोजिशन पार्टी की, वो अपना बयान दे रहे हैं, आपकी सरकार है सर, आप जिम्मेदार पार्टी कंचन जी, हैं। मैं अगर आपके बात आपकी को पार्टी डिनाई नहीं से कर रहा हूँ। ऐसे निश्चित बयान तौर पे आते इस तरह के हैं, बयान से किसी एक्शन भी क्या? लोगों को अनंत बचना अमित जी, चाहिए। व्हाट एक्शन आर यू गाइस टेकिंग? व्हाट एक्शन निश्चित तौर पे इसके एक्शन होंगे। निश्चित तौर पे पार्टी उस पे काम, पार्टी ने उनको पत्र भेजा है, पार्टी उनसे पूछ रही है और निश्चित तौर पे पार्टी का एक्शन होगा। और इस तरह के बयान से किसी भी दल को, बार बार हम ये कह रहे हैं, हमारे दल भी छोड़िए, आप अपने दल की जिम्मेदारी लीजिए अनंत अमित जी। निश्चित तौर पे हम आप अपने अपनी दल की पार्टी जिम्मेदारी ले रहे हैं। लीजिए। ऐसे बयान से बचना चाहिए। हम उनके बयान का समर्थन नहीं करती है पार्टी, और पार्टी ऐसे किसी भी एक्शन लीजिए बयान, सर, एक्शन लीजिए ऐसे बयानों पर। निश्चित तौर पे होगा एक्शन। कंचन जी, एक्शन भी होगा, इंतजार एक्शन भी नहीं होगा, करना चाहिए। निश्चित तौर पे। कर्नल मनोज, दिस इज अ वेरी सेंसिटिव थिंग। ये मुझे लगता है, और जब आप देखिए मिस्ट्री जो आईएफएस के हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो मीडिया के सामने आते हैं, उनको अपना ट्विटर अकाउंट, एक्स अकाउंट डिलीट करना पड़ता है। उनको धमकियां मिलती है। जब उन्होंने सीज फायर का ऐलान किया था, उनकी बेटी के पिक्चर सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। ये दिखाता है कि एज अ सिविल सोसाइटी ऑल्सो कई ऐसी चीजें हैं जो हमें भी ध्यान रखनी चाहिए। कोई व्यक्ति, कोई सरकार का नुमाइंदा अगर सरकार की तरफ से ब्यूरोक्रेसी का पर्सन प्रेस ब्रीफिंग करता है और जानकारी देता है कि ऑपरेशन सिंदूर में ये हुआ, उसकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। टारगेट इस लेवल पर किया जा रहा है कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट डिलीट कर दिए। देखिए, आपके चैनल पे भी जब मैं गया था, बहुत बार आया हूं, मैंने यही हमेशा अपील किया अपने लोगों से कि कृपया जो आपके पास कांटेक्ट आपके नहीं है, उनका कोई भी लिंक आप नहीं देखिए, और कोई सोशल मीडिया पे ज्यादा, ये देशभक्ति की चीज होगी अगर आप ऐसा उनसे रिफ्रेन करेंगे तो। यहाँ पर इस ऑपरेशन के लिहाज से मैं अगर बताऊं, 3-4 बातें बहुत अहम है। पहला तो जो जॉइंटनेस तीनों फोर्सेस में इस बार दिखी है, उसके लिए सीडीएस साहब को बहुत मुबारकबाद देनी चाहिए। बहुत उम्दा काम हुआ है। तीनों फोर्सेस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जिस प्रकार से लड़ी हैं, उसका कोई सानी नहीं था इससे पहले, और हमारे दुश्मनों को इसे चेत जाना चाहिए। दूसरी बात, जो ये केवल मिलिट्री नहीं लड़ी है इस बार, प्लीज अंडरस्टैंड, इसमें डिप्लोमेसी बहुत काम आई है। इसमें इकोनॉमिकल जो हमारे जो हमने स्टेप्स लिए, उसका भी बहुत फायदा हुआ है। मैं तो अपने आंसर छोटे रखता हूं क्योंकि बाकी लोग यहां बोलने वाले हैं, तो मैं कहना ही चाहता हूं कि अभी कृपया करके आप ये मत बोलिए कि हमने सीज फायर क्यों किया। मैं पहले जैसा बता चुका, हमने अपना टारगेट अचीव किया, हो गया। हमें मालूम है हमें आगे क्या करना है। पीओके हम जब बात करते हैं, बोल रहे हैं, तो गवर्नमेंट को मालूम है कैसे लेना है, उसके लिए लड़ना जरूरी थोड़ी है। वो अपने आप अगर बिखर रहा है पाकिस्तान, तो बिखरने दीजिए, समय का इंतजार करिए, आ रहा है समय। आप ये क्यों नहीं समझते इसकी कितनी अहमियत है? हमारे विदेश मंत्री ने संपर्क साधा किनसे, और ये पहले से चल रहा है, अफगानिस्तान में बात हो रही है। यस, करेक्ट। उससे ये आज की बात नहीं है, पाकिस्तान वाले क्राइसिस से पहले, पहलगाम क्राइसिस से पहले की बात है। जनवरी में भी बात हुई थी सर। एग्जैक्टली, मैं ये कह रहा हूं, मिस्त्री साहब गए थे, कहीं बात हुई थी, समझिए। और जब हमारी गवर्नमेंट, आप हमेशा फौज को लड़ाने के चक्कर में मत रहिए, मेरी रिक्वेस्ट है कि डिप्लोमेटिक लेवल पर भी कई बड़े एक्शंस हैं जो लिए जा सकते हैं। राइट। संजीव श्रीवास्तव जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप देखिए अब बात सिर्फ भारत सरकार नहीं, हर हिंदुस्तानी पीओके की कर रहा है, और ये बात आज की नहीं है, लंबे समय से चल रही है बात। अब आप ये सोचिए, पीओके का जिक्र जब टॉप नॉच लेवल से आता है तो उसकी गूंज भी बहुत दूर तक जाती है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान का क्या भविष्य होगा? अब बलूच, खैबर पख्तूनवा, क्या हालात वहां पर हुए हैं? वहां की आर्मी, वहां के लीडरशिप कभी वहां स्टेबल नहीं रही है। आपको इस वक्त पाकिस्तान का, जैसे आईएमएफ उसको पैसा दे रहा है, पाकिस्तान की खुद की एज अ कंट्री इकोनॉमिक हालत कितनी खराब है, राशन वहां पर नहीं है, पानी तो भारत की तरफ से बंद किया जा चुका है, चिनाब नदी के जो डैम्स हैं उनके दरवाजे आज बंद कर दिए गए हैं। इन सब के बीच में आपको इस वक्त पाकिस्तान का भविष्य कितने अंधेरे में नजर आ रहा है? देखिए कंचन जी, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि
भारत के लोगों को, भारत के सभी राजनीतिक दलों को, भारत के सभी नागरिकों को इस बात का हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसी सेना है, ऐसी मिलिट्री है जो कि किसी भी तरीके से कहीं से भी कोई उनका ऐसा दृष्टिकोण नहीं हो कि वो राजनीति के बारे में बात करें। और राजनीतिक जो नेतृत्व की जो भी आदेश होते हैं उनको वो अच्छा सा फॉलो करते हैं। अपने जी जान लगा करके अपनी सुप्रीम सेक्रेटरीज के माध्यम से जो भी हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप के आदेश होते हैं उसको हमारी सेनाएं फॉलो करती हैं। और ये सेनाएं आज हमारा जो लोकतंत्र, जिसकी कि हम पूरे विश्व में कहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अगर उसमें बना हुआ है, मजबूती के साथ बना हुआ है, तो उसमें हमारी सेनाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। और उस योगदान को समझने की आवश्यकता है। सेना के अधिकारियों पर टिप्पणियां करना, अनेक तरीके की जाति सूचक, धर्म सूचक वाक्यों के आधार पर उनको टारगेट करना निंदनीय है। मैं निंदा करता हूं इसकी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं, देश के सभी राजनीतिक दलों से अपील करना चाहता हूं कि कृपा करके ऐसी टिप्पणियों को करने से बचें। और राजनीतिक जो टीका टिप्पणियां आपस में आप करें, जो मन करे वो करें। लोकतंत्र है, सभी को अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी आपकी जिम्मेदारी नहीं छीन लेती। आपको इस बात का गर्व होना चाहिए। मैं फिर से कहूंगा, गर्व होना चाहिए कि आपके पास एक ऐसी सेना है कि जो कि राजनीतिक आदेशों का अच्छा सा फॉलो करती है, हर एक डिसीजन को इंप्लीमेंट करती है। और ये कोई पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान की सेना नहीं है जिसके के पास एक देश कब्जे में है। ये भारत की सेना है और भारत के लोकतंत्र का वो बहुत सम्मान करती है। इस सेना का आप सम्मान करना सीखें। मैं आपके माध्यम से ये अनुरोध करना चाहता हूं। सबसे पहली बात ये मैं कहूँ। दूसरा जो आपने कंचन जी प्रश्न किया है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का, ये जो टेरिटरी है वो भारत की टेरिटरी है। यहाँ के जो लोग भारतीय हैं और इनके ऊपर एक इलीगल ऑक्युपेशन है। और उस इलीगल ऑक्युपेशन को समाप्त कराने की संदर्भ में आज का ये जो नया भारत है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का, वो प्रोएक्टिव तरीके से विचार करता है। यदि आप हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह के संसद में दिए गए वक्तव्य को देखें तो उन्होंने इस बात को बहुत ही संकल्पबद्ध तरीके से, और इससे अधिक कोई क्या कह सकता है कि इसके लिए तो हम अपनी जान भी दे सकते हैं, इन्होंने ऐसी बात कही थी। और उसको छोड़ने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, लेकिन उसका समय आएगा। और जैसा कि कर्नल साहब ने बताया कि पाकिस्तान के आंतरिक हालात जो हैं बेहद दयनीय है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की जनता के ऊपर भी पाकिस्तान की सेना ने बड़े जुल्म किए हैं। वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया है, वहाँ के डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन भी किया जा रहा है। सिया बहुल आबादी है, लेकिन उसको सुन्नी आबादी में बदलने के लिए अनेक जगहों से लोगों को बसाया जा रहा है, इत्यादि इत्यादि। तो ये जो पाकिस्तान के द्वारा जो जुल्म और सितम है वो बलूचिस्तान, पश्तूनिस्तान में तो किया ही गया है, कश्मीरी हमारे अपने जो लोग हैं उनके ऊपर भी किया गया है, लेकिन उसका एक समय आएगा और उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि अब चर्चा होने लगी है पीओके को लेकर, इसीलिए मैं समझना चाह रही थी अनंत अमित जी, ये भी सवाल उठ रहा है कि इस सीजफायर का जब ऐलान किया गया था 6 बजे के आसपास, मुझे याद है मिस्री जी ने इसका ऐलान किया था कि 5 बजे से सीजफायर जो है उसको डिक्लेयर किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप उससे पहले क्यों क्रेडिट लेते हुए नजर आ रहे हैं? पहला क्रेडिट तो वही ले जाते हैं, बाद में उनसे पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि नो आई डिड नॉट बट आई हेल्प्ड। ये एक 2 स्टेट की बात है। इन सब में आपको सही लगता है आपकी पार्टी को कि यूएस में बैठे प्रेसिडेंट जो है कतर में इतनी बड़ी बड़ी डीलें कर रहे हैं और वो इस चीज का क्रेडिट ले रहे हैं, खुले तौर पर क्रेडिट ले रहे हैं, प्रेस के सामने झूठ बोल रहे हैं, एक बार नहीं 2 बार झूठ बोल रहे हैं? अब कंचन जी, अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो ये तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये तो उन्हीं वही जवाब दे सकते हैं। लेकिन मैं कर्नल साहब की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। कर्नल साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि हर चीज गोली और बारूद से नहीं लड़ा जा सकता है। तो हम भी ये कहना चाहते हैं कि आज जिस तरीके से पाकिस्तान पानी के बिना, तुर्की व्यापार के बिना और अजरबैजान मेहमान के बिना तड़प तड़प कर मरेगा, ये भी हमारी एक रणनीति है, एक कूटनीति है। और इसी के तहत भारत जिस तरीके से अभी कह रहे थे हमारे बड़े भाई संजीव साहब कि जिस तरीके से भारत का लोकतंत्र इतना सुंदरता को दर्शाता है, पूरी दुनिया को बताता है, तो निश्चित तौर पे हमारा भारत एक देश है और इस सुंदरता लोकतंत्र की है। निश्चित तौर पे हम कई तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ और ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो कि आने वाला समय में ये बताएगा कि हमारा लोकतंत्र और हमारा देश कितना मजबूत है और कितना सशक्त है।
ठीक है कर्नल मनोज, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आप देखिए, जब हमारी कंट्री में ऐसा वक्त होता है जो बहुत सेंसिटिव होता है, जब हमें स्टेटमेंट भी बहुत सोच समझ के देने चाहिए, जब हम बातें क्या कर रहे हैं इस पर भी हमें दोबारा विचार करने चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, किस लहजे में बोल रहे हो, किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो। तो उस वक्त हमारा देश यूनाइटेड दिखा था, उस वक्त हमारा देश भारत सरकार पर पूरा समर्थन, पूरा विश्वास जताते हुए नजर आ रहा था कि जो भी एक्शन इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से लिया जाता है, irrespective of what government is on the chair, भारतीय, हम हिंदुस्तानी उनके साथ है। इन सब के बीच में टेरर को लेकर एक लंबे समय से ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में चल रहा है, लेकिन कर्नल मनोज आज भी ये बोलते हुए तकलीफ होती है कि टेररिज्म पूरी तरह से कश्मीर में खत्म नहीं हो पाया है। क्या लगता है आपको, क्या वजह रही है और कब वो समय आएगा जब हम इस बात पर जिक्र करेंगे कि अब कश्मीर में जीरो टेररिज्म है? देखिए, दो तीन बातें हैं। पहले तो मैं आपको बताऊं, जो ये राजनीतिक दल जो ये वक्तव्य दे रहे हैं वगैरह वगैरह, उसका असर बहुत कम है। जनता जो है वो बहुत अपबीट है, उनका जोश हाई है। मैं समाज में घूमता हूँ, आम लोगों से मिलता हूँ, रिक्शे वाले से, बाकी टैक्सी ड्राइवर से, मजदूर से, पढ़े लिखे लोगों से, सब बड़े खुश हैं। बस समझने की बात है, उनको समझाने वाली बात है कि किस तरह से ये सरकार प्लानिंग कर रही है। अगर उन्होंने, हमारे राजनाथ सिंह जी ने बोला है, डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है कि ये तो पिक्चर अभी बाकी है, समझ लेना चाहिए। ये झूठ मूठ के सपने नहीं दिखाती हमारी सरकार, ये आपने देखा है, झूठ नहीं बोल रहे अभी तक। और बोल रहा हूं, दूसरा जो आपने पूछा कि अभी टेररिज्म तो इसीलिए तो इतना बड़ा स्टेप लिया गया पाकिस्तान के द्वारा। कश्मीर में लोग इतने खुश थे, उनका जो पूरा इकोनॉमी है उसको ध्वस्त किया इस टेररिस्ट अटैक ने। उनको पसंद नहीं आ रहा था पाकिस्तानियों को, तो ये तो किसी को ये सबको मालूम है ये बात। तो इन सब के मद्देनजर समय आएगा, समय चल रहा है। देखिए, नक्सलिज्म के लिए डेट दी है गवर्नमेंट ने। आप देखिए, कश्मीर से टेररिज्म के लिए भी डेट आएगी, समय दीजिए प्लीज। आप विश्वास रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज आप देखिए, भुज से डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बड़ी बातें कही है।